कहानी की शुरुआत में हम एक नौजवान कपल मैट और नादिया को देखते हैं जो अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। यह घर एक ऐसी वीरान जगह पर बना था जहां आसपास ना कोई दूसरा मकान था और ना इंसानों की आवाजाही। शहर की भीड़-भाड़ और शोर से तंग आकर दोनों को एक सुकून वाली जगह चाहिए थी और यह खूबसूरत सा घर मैट को बहुत कम दाम में मिल गया था। घर में दाखिल होते ही उन्हें महसूस हो गया कि यह जगह कई सालों से खाली पड़ी थी, क्योंकि अंदर चारों तरफ धूल मिट्टी और टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। दोनों मिलकर सफाई करने लगते हैं और जो भी बेकार चीजें मिलती हैं मैट उन्हें खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। किचन साफ करते वक्त नादिया को एक मरा हुआ पक्षी दिखता है। वह उसे बाहर दफनाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही मैट ऊपर की खिड़की से उसे आवाज देता है, नादिया ऊपर देखने लगती है और जब वो वापस मुड़कर उस परिंदे को देखती है तो पता चलता है कि पक्षी वहां से गायब हो चुका है। यह देखकर नादिया के मन में अजीब सा डर पैदा होता है कि आखिर वह पंछी अचानक कहां चला गया। इधर मैट को दीवार में कुछ अनोखी चीज दिखाई देती है तो वह वॉलपेपर को फाड़ देता है। वॉलपेपर हटते ही दीवार के अंदर एक बड़ा सा बंद दरवाजा नजर आता है जिसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। वह चाबी ढूंढने के लिए बाहर पड़े कबाड़ में जाता है और उसे वहां चाबी मिल भी जाती है। वह चाबी दरवाजे में लगाकर उसे खोलता है और तब तक नादिया भी वहीं पहुंच जाती है। दोनों देखते हैं कि अंदर एक काले, बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ कमरा है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, बाहर की सारी लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और मैट कहता है कि हमें किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। यह कहकर वह बाहर निकल जाता है और नादिया उस डरावने कमरे के पास अकेली रह जाती है। कुछ देर तक वह सोचती रहती है कि कमरे में जाए या नहीं, लेकिन उसके अंदर बेचैनी और डर बढ़ जाता है, इसलिए वो मैट के पीछे बाहर चली जाती है। रात बीत जाती है। अगले दिन नादिया इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिशियन आता है और लाइट्स की दिक्कत चेक करता हुआ सीधा बेसमेंट की तरफ उतर जाता है। बेसमेंट देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि पूरा बेसमेंट पुराने और अजीब से तारों से भरा था। दीवार, छत, फर्श, कहीं भी खाली जगह नहीं थी। सब पर तारों का जाल बिछा हुआ था। इलेक्ट्रिशियन भी हैरान होकर कहता है कि उसने आज तक ऐसा बेसमेंट नहीं देखा। वह किसी तरह लाइट ठीक करता है और जाते हुए मैट से पूछता है कि आखिर तुमने ये घर खरीदा ही क्यों? इस घर के पहले मालिक का कत्ल यहीं हुआ था और उस घटना के बाद कोई यहां रहना नहीं चाहता था। यह सुनकर मैट अंदर तक डर जाता है और घर के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने बैठ जाता है। रिसर्च करते हुए उसे एक पुराना आर्टिकल मिलता है जिसमें थॉमसन फैमिली का जिक्र था, एक पति पत्नी जिनको उन्हीं के बेटे जॉन ने मार दिया था। जॉन ने पुलिस को बताया था कि ये कत्ल मैंने नहीं किए, इस घर ने मुझसे करवाए हैं। मैट को ये सब पहले तो बकवास लगता है, लेकिन घंटे भर रिसर्च करने के बाद वह थक जाता है और अपनी बीवी से छुपकर उसी अंधेरे कमरे में जाकर शराब पीने बैठ जाता है। बोतल में बस 2 घूंट बचे होते हैं जिन्हें वह खत्म कर देता है और मन ही मन सोचता है, काश एक और बोतल होती। तभी लाइट्स फिर से ब्लिंक होने लगती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए पूरी लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है, उस कमरे में मैट के सामने एक नई शराब की बोतल रखी होती है। मैट हैरान रह जाता है। वह बोतल उठाकर देखता है तो पता चलता है कि यह बिल्कुल असली बोतल है। उसे समझ आ जाता है कि इस कमरे में कोई भी इच्छा मांगो वह पूरी हो जाती है। अगली सुबह नादिया उठती है और देखती है कि मैट बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए उसी कमरे की तरफ जाती है। अंदर घुसते ही वह देखती है कि पूरा कमरा महंगी पेंटिंग्स, गहनों और न जाने कितनी कीमती चीजों से भरा पड़ा है। वहीं मैट बहुत खुशी से झूम रहा था। मैट नादिया को बताता है कि यह कमरा कोई भी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता है। वह नादिया से कहता है कि दिल से जो भी चीज मांगना वह सामने आ जाएगी। नादिया को पहली बार में उसकी यह बात मजाक जैसी लगती है और वह हंसने लगती है, लेकिन मैट जिद करता है कि एक बार कोशिश करके देखो। तब नादिया हंसते हुए कहती है, ठीक है, अगर सच में ऐसा है तो मुझे इस वक्त एक जॉब की जरूरत है, तो मैं वहीं मांग लेती हूं। नादिया थोड़ी देर उस कमरे को घूरती रहती है और फिर बोलती है, ठीक है, अगर सच में ये जगह ख्वाहिशें पूरी करती है तो मुझे $1000 चाहिए।
जैसे ही उसने आंखें बंद की, पूरा कमरा हल्का हल्का चमकने लगा और कुछ ही पल में उसके सामने पैसे पड़े थे। वो डर भी गई और हैरान भी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। इस बार उसने और बड़ा सोचकर कहा, मुझे $1 मिलियन चाहिए। फिर वही चमक, वही वाइब, और इस बार उसके सामने ढेर सारा पैसा पड़ा था। अब नादिया के चेहरे पर शॉक और एक्साइटमेंट दोनों थे। वो मुस्कुराते हुए मैट को कहती है, ये रूम सच में सब दे देता है। इसके बाद दोनों बेकाबू होकर विश पर विश मांगने लगे। महंगी वाइन, लग्जरी कपड़े, डायमंड ज्वेलरी, सोना, खाने पीने की चीजें, जो भी उनके दिमाग में आता, कुछ सेकंड में वो चीज उस कमरे में मौजूद होती। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब आम कपल नहीं रहे थे, वो रातों रात करोड़पति बन चुके थे। हर बार जब वो कोई इच्छा बोलते, लाइट्स टिमटिमाती और फिर सब कुछ उनके सामने हाजिर होता। दोनों दिन रात पार्टी करते, डांस करते, महंगे ब्रांड्स पहनते, सब कुछ बिल्कुल लग्जरी लाइफ जैसा। लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक टिकती नहीं और अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले थे। इस कमरे ने उन्हें सब कुछ दिया था, बस एक चीज छोड़कर, बच्चा। एक दिन मैट नादिया के पास एक छोटा सा क्रेडल लाकर देता है, जैसे वो कहना चाहता हो कि शायद हम एक बार और कोशिश करें। लेकिन नादिया डर जाती है, क्योंकि उसके 2 मिसकैरेज पहले हो चुके थे और वो उस दर्द को फिर से महसूस नहीं करना चाहती थी। देर रात रोने और सोचने के बाद वो अकेली बेसमेंट में जाती है और कमरे से बच्चे की इच्छा मांग लेती है। फिर पहले की तरह लाइट्स चमकती हैं और अचानक उसकी गोद में एक असली बच्चा आ जाता है। जब मैट वापस आता है और उस बच्चे को देखता है तो वो गुस्से से भर जाता है। वो चिल्लाता है, तुमने इतनी बड़ी बात बिना पूछे कैसे कर दी? दोनों के बीच लंबा झगड़ा होता है। नादिया रोते हुए कहती हैं, मैंने शॉर्टकट इसलिए लिया क्योंकि मैं फिर से वो दर्द नहीं झेल सकती थी। अब हम इस बच्चे के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन मैट उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, जाओ और विश करो कि ये बच्चा गायब हो जाए। नादिया की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कमरे में जाते हुए भी वो इच्छा बोल नहीं पाती। आखिरकार वो बच्चा वापस मैट को दे देती है। खुद बच्चा पकड़कर कुछ देर देखने के बाद मैट भी उसे मिटाने की इच्छा नहीं कर पाता और बच्चा वापस नादिया के हाथों में दे देता है। फिर वो दोनों ये फैसला लेते हैं कि वो इसी बच्चे को अपनाएंगे। अब नादिया खुश थी, लेकिन मैट के मन में सवाल उठने लगे, आखिर ये कमरा है क्या? वो रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस घर का पुराना रहने वाला लड़का, जिसने अपने माता पिता की हत्या की थी, अब भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। मैट कुछ पैसे लेकर उससे मिलने निकल जाता है। हॉस्पिटल में नर्स पूछती है, क्या तुम रिपोर्टर हो? क्योंकि पिछले 45 सालों में उसके लिए कोई नहीं आया। मैट स्थिति संभालने के लिए हाँ में जवाब दे देता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी जॉन उसके सामने आता है और बिना कुछ सुने बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैट हैरान होकर पूछता है, तुम उस कमरे के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों मारा? जॉन धीमे से हंसता है और कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, उस कमरे ने मुझसे करवाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो आगे बोलता है, मुझे पता है तुम अभी मजे कर रहे हो, पैसा, कपड़े, पार्टियां, लेकिन याद रखना, हर विश की कीमत होती है और वो कीमत बहुत भारी होती है। फिर वो झुककर धीरे से सिर्फ एक बात कहता है, जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ। मैट जॉन से मिलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और सीधे घर जाने लगता है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है ताकि टैंक फुल करवा सके। पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने लगता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी जेब से पैसे की जगह काली राख निकलती है। ये देखकर उसके दिमाग में जैसे अलार्म बज जाता है। वो घबराकर जल्दी से दूसरी जेब से पैसे निकालता है और कर्मचारी को पकड़ा देता है और बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से निकलकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बैठकर सोचने लगता है कि आखिर हुआ क्या। जाते वक्त उसने खूब सारे नोट अपनी जेब में रखे थे, तो फिर वो कहां गायब हो गए? यह बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और फिर वो इस बात का टेस्ट करने का फैसला करता है।
मैट रूम से विश करके मिले पैसे उठाता है और उन पैसों को खिड़की से बाहर फेंक देता है। और जैसे ही वो नोट जमीन पर गिरते हैं, कुछ सेकंड में वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इसके बाद मैट एक पेंटिंग उठाता है जो रूम से विश करके मिली थी और उसका आधा हिस्सा घर के अंदर रखता है और आधा हिस्सा बाहर। कुछ ही सेकंड में बाहर वाला हिस्सा राख बन जाता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल सही रहता है। अब मैट को सब समझ आने लगता है। ये रूम जो भी देता है, वो चीज इस घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर बाहर गई तो वो चीज धीरे धीरे खत्म होकर राख बन जाएगी। ये सोचकर वो उस कमरे की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है कि शायद अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे सच पता चले। लेकिन दीवार तोड़ने पर अंदर बस उलझी हुई पुरानी वायर्स मिलती हैं। हर तरफ बस तार ही तार थे। उस आवाज से नादिया वहां आ जाती है। बच्चे को गोद में लिए वो बाहर निकलने लगती है, लेकिन मैट दौड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि बच्चे को बाहर मत ले जाओ, ये ठीक नहीं है। पर वो असली बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन अंदर से वो समझ चुका था कि बच्चा भी इसी रूम से आया है और अगर वो घर के बाहर गया तो खत्म हो जाएगा। पर नादिया उसकी बात नहीं मानती और गुस्से में बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका कलर बदलने लगता है, जैसे शरीर धीरे धीरे सूख रहा हो। ये देखकर नादिया डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसी समय मैट दौड़कर उनके पास जाता है, दोनों को जल्दी से उठाता है और घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही एक और अजीब चीज होती है। वो छोटा बच्चा कुछ ही सेकंड में बड़ा होकर करीब 8 साल का हो जाता है। नादिया ये सब देखकर हिल जाती है और मैट उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है कि ये रूम हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसकी दी हुई चीजें इस घर से बाहर नहीं जा सकती, वरना सब अचानक राख बन जाएंगे या फिर बदल जाएंगे। नादिया ये सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वो इस बच्चे को यहीं रखकर उसकी परवरिश करेंगे और बाहर कभी नहीं जाने देंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। नादिया उस बच्चे को, जो अब 8 साल का दिखता है, सब कुछ सिखाने लगती है और उसे अपना असली बेटा समझने लगती है। वो उसका नाम रखती है शेन। शेन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी हरकतें अजीब थीं, जैसे खाना खाते समय वो नॉर्मल खाना छोड़कर बर्फ खाने लगता था। फिर भी नादिया उसे बहुत प्यार करती थी और उसे समझाती रहती थी कि घर के बाहर बहुत खतरा है, इसलिए वो कभी बाहर नहीं जा सकता। जब भी नादिया बाहर जाती या अंदर आती, दरवाजे पर हमेशा ताला लगाती ताकि शेन बाहर ना निकल पाए। एक दिन जब शेन स्नो ग्लोब से खेल रहा होता है, तब मैट वहां आता है। क्योंकि मैट को उससे कोई लगाव नहीं था, वो उसे गुस्से में डांट देता है। डर के कारण शेन ग्लोब नीचे गिराकर तोड़ देता है और उसे बहुत दुख होता है। रात में शेन चुपके से उनके रूम के पास जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो रूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर शेन को शक होता है कि जरूर उस कमरे में कुछ बड़ी बात छुपी है, और यही सोचकर शेन टॉर्च लेकर घर में घूमने लगता है और अंत में बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहां वो उन उलझे हुए तारों से होते हुए उस रूम तक पहुंच जाता है और उसे सब समझ आ जाता है। उस रात घर की सारी लाइट्स लगातार ब्लिंक करती रहती हैं, लेकिन मैट और नादिया गहरी नींद में होते हैं, इसलिए कुछ नोटिस नहीं करते। अगली सुबह जब मैट उठता है तो उसके बगल में एक नया स्नो ग्लोब रखा होता है और टूटा हुआ ग्लोब थोड़ी दूरी पर। वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर नया ग्लोब आया कहां से। तो वो नादिया को उठाकर पूछता है कि क्या तुमने उस कमरे में जाकर ये ग्लोब मांगा था? नादिया हैरानी से कहती है, नहीं, मैंने तो इस ग्लोब की विश नहीं की। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और मैट को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब शेन की वजह से हुआ है। दोनों जल्दी जल्दी उस रूम की तरफ भागते हैं और वहां पहुंचकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शेन को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने उस जादुई कमरे में विश करके अपने लिए एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मांग लिया था। वहां खुला आसमान, बड़ा जंगल और ढेर सारी जगह थी। शेन वहां मस्ती करते हुए खेल रहा था। नादिया अपने बेटे को इतना खुश देखकर मुस्कुरा देती है और उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन मैट को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे डर था कि कहीं शेन उस रूम से कोई खतरनाक चीज जैसे बंदूक या कुछ और गलत चीज न मांग ले।
जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो गुस्से में शेन को पकड़कर वापस घर ले आता है। अब मैट उस रूम की चाबी अपने पास रख लेता है और शेन को वहां जाने से रोक देता है। लेकिन नादिया उसे समझाती है कि हम पहले ही उसे घर से बाहर नहीं जाने देते। अब बेचारे ने खुद के लिए बाहर जैसा एक इलाका बना लिया है, तो हम उसे क्यों रोकें? उसकी जान को भी खतरा नहीं है। लेकिन मैट उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, शेन अब भी छोटा है, उसे समझ नहीं है। मुझे डर है कहीं वो कुछ ऐसा ना मांग ले जिससे हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसी वक्त घर का फोन बजता है और मना करने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है। लेकिन मैट उससे फोन छीन लेता है और खुद बात करने लगता है। फोन पर जॉन था और उसने शेन की आवाज सुनते ही समझ लिया कि मैट ने उस रूम से बच्चा विश करके मांगा है। मैट उससे कुछ नहीं छुपाता और पूछता है कि इस बच्चे से कैसे छुटकारा पाएं। उधर किचन में रखे दूसरे फोन से नादिया भी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। जॉन उसे सब सच बताता है। वो कहता है कि मैं भी उसी कमरे से विश होकर आया हूं। मैंने अपने पेरेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता था। लेकिन जब भी मैं घर से बाहर निकलता था, मेरा शरीर जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता था। फिर उस कमरे ने मुझे जवाब दिया कि अगर बाहर जाना है तो तुम्हें उस इंसान को मारना पड़ेगा जिसने तुम्हें मांगा है। जॉन आगे कहता है, अगर शेन को तुमने मांगा है तो उसकी आजादी के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, और अगर उसे तुम्हारी वाइफ ने विश किया था तो फिर तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। यह सब सुनकर नादिया का दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। वो खुद को मारकर शेन को जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर मैट शेन के साथ डिनर करता है। शेन मासूमियत से पूछता है कि मॉम कहां गई, और कुछ और सवाल पूछता है जिससे परेशान होकर मैट गुस्से में कह देता है कि तुम हमारे असली बेटे नहीं हो। इतना ही नहीं, वो गुस्से में उसे घर से बाहर भी निकाल देता है। डरकर शेन रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर शेन से माफी मांगता है। दोनों साथ सो जाते हैं। सुबह नादिया वापस आती है और दोनों को साथ देखकर उसे राहत मिलती है। बात करते करते मैट और नादिया एक दूसरे के करीब आते हैं और कमरा बंद करके रोमांटिक होने लगते हैं। लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ा शेन उन्हें चुपके से देख रहा होता है। अब उसे भी यही महसूस होने लगता है और वो इंतजार करता है कि ये दोनों सो जाएं। जब रात में दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं तो शेन धीरे से आकर मैट की पॉकेट से चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह जब मैट और नादिया जागते हैं तो देखते हैं कि मेन डोर खुला है। वो घबरा जाते हैं क्योंकि शेन घर से बाहर निकल चुका था और अब उन्हें डर था कि कहीं शेन मर न गया हो। लेकिन तभी घर के एक हिस्से में शेन को देखकर वो दोनों शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अब शेन बड़ा हो चुका था, जवान और ताकतवर। शेन गन पॉइंट करके अपने पेरेंट्स को धमकाने लगता है। नादिया उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम मैट शेन पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान धक्का लगने से नादिया नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब नादिया होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि गलती से गोली लगने से शेन मर चुका है। यह सुनते ही नादिया जोर जोर से रोने लगती है। मैट उसे संभालते हुए वापस घर अंदर ले जाता है। लेकिन यहां आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि नादिया को घर ले जाने वाला इंसान असली मैट नहीं था, बल्कि शेन था, जिसने विश करके खुद को मैट में बदल लिया था। इधर असली मैट धीरे धीरे होश में आता है और अपनी वाइफ को ढूंढते हुए पूरे घर में भागता है। तभी लाइट्स फिर ब्लिंक होती हैं और मैट समझ जाता है कि सब कुछ उसी रूम से जुड़ा हुआ है। वो जब रूम में जाता है तो वहां भी नादिया नहीं होती। उधर नादिया को अभी तक नहीं पता चला था कि वह जिस इंसान के साथ बैठी है वह असली मैट नहीं बल्कि शेन है। मगर धीरे धीरे उसे लगा कि मैट का बिहेवियर बदल गया है, और जैसे ही उसने उसे बर्फ खाते देखा उसे सच समझ आ गया कि यह शेन है, क्योंकि बर्फ खाने की अजीब आदत सिर्फ उसी की थी। शेन ने रूम में एक और विश की थी। उसने एक डुप्लीकेट घर और एक बड़ा जंगल बना लिया था जहां असली मैट अकेला फंसा हुआ था। मैट वहां से निकलने के लिए पूरी ताकत से दीवार तोड़ता है और आखिरकार उस जंगल जैसे बने एरिया में पहुंच जाता है।
वो समझ जाता है कि शेन नादिया को वहां ले आया है और उसका इरादा गलत है। ये सोचकर वो भागते हुए उस डुप्लीकेट घर में पहुंचता है जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैट को देखकर शेन फिर से लड़ाई करने लगता है। अब दिक्कत ये थी कि नादिया पहचान ही नहीं पा रही थी कि असली मैट कौन है, क्योंकि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा था। दोनों कहते हैं कि मेरे साथ चलो, लेकिन नादिया दिमाग लगाती है और शेन का नाम लेकर बुलाती है। नाम सुनते ही शेन गलती कर देता है और उसकी ओर देख लेता है। नादिया तुरंत मौके पर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और गिरते ही उसका असली रूप वापस आ जाता है। अब मैट और नादिया घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि शेन ने विश की थी कि वो दोनों इसी घर में फंसे रहें। काफी कोशिशों के बाद मैट दिमाग से काम लेता है और एक ऐसी विश करता है कि उनके दोनों के क्लोन इस घर में रहें और उनके असली बॉडी बाहर चली जाए। तभी शेन वहां आकर मैट पर अटैक करता है और उसे चाकू मार देता है। फिर वो नादिया को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ रह जाए, लेकिन बात करते करते उसे भी समझ आ जाता है कि जो लोग उसकी आंखों के सामने हैं वो सिर्फ उनके क्लोन हैं। असली मैट और नादिया भाग चुके हैं। शेन गुस्से से उनके पीछे भागता है और असली घर तक पहुंच जाता है। वहां वो मैट पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार मैट समझदारी से उसे पकड़कर उसको घर के बाहर खींच लेता है। बाहर जाते ही शेन बूढ़ा होने लगता है और उसकी बॉडी गलने लगती है। वो रोते हुए नादिया को बुलाता है, प्लीज मॉम दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब जान चुकी थी सच्चाई, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ ही देर में शेन राख में बदल जाता है और नादिया रोते हुए उसकी राख हाथ में उठा लेती है, क्योंकि उसने उसे बेटे की तरह माना था। कुछ देर बाद मैट उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब दोनों एक छोटे से घर में शांति से जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद नादिया डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी अब इन दोनों का खुद का एक बेबी आने वाला है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाइप बटन को क्लिक करना मत भूलें।